28 फरवरी 2026 ये वो दिन बनने वाली थी जो मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए चेंज करने वाली थी। सुबह के 8:10 पर ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिशियल रेजिडेंस पर एक धमाकेदार एयर स्ट्राइक होती है जिसमें आयतुल्ला अली खमेनी की डेथ हो जाती है। जहां पिछले कई महीनों से ईरान में टेंशन्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। इस अटैक के बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है जिससे ये पूरा रीजन एक ऐसे अनसर्टेनिटी के दौर में एंटर कर चुका है जहां करोड़ों लोगों के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन आखिर कैसे 28 फरवरी के उस दिन ने ईरान से एक पूरे ईरा को खत्म कर दिया। सैटरडे फरवरी 28 ईरान के टोटल 24 प्रोविंसेस पर अचानक से अमेरिकन और इजरायली फाइटर जेट्स मंडराने लगते हैं। जगह जगह बैक टू बैक मिसाइल स्ट्राइक हो रहे थे, लेकिन ये कोई वार्निंग स्ट्राइक्स नहीं थी। न ही इन अटैक्स के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जाने वाला था, बल्कि अमेरिका का मेन टारगेट था तेहरान के अंदर सबसे ज्यादा सिक्योर्ड और अनरीचेबल स्पॉट पर आयतुल्ला अली खमेनी का रेसिडेंस। और कोइंसिडेंटली पहला बॉम्ब गिरते ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स के चीथड़े उड़ जाते हैं जिसमें अली खमेनी मारे जाते हैं, जिसके फौरन बाद ईरानियन मीडिया ये न्यूज कंफर्म करती है कि उनके सुप्रीम लीडर अब मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस मैसेज को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। कोर्ट एक हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करके खमेनी को ट्रैक किया गया, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और ट्रंप ने जैसा प्रॉमिस किया था ईरानियन लोगों के लिए, उसने डेमोक्रेसी को बचा लिया है। इसी के साथ ट्रंप का ये मैसेज था कि ईरान अब सरेंडर कर ले, जिससे फिर से इस पूरे रीजन में पीस वापस आ सके। लेकिन खमेनी कोई आम प्रेसिडेंट लीडर नहीं था। पिछले 3 दशक से अली खमेनी मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल फिगर्स में से एक होने के साथ ही वो एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी थे। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में सिर्फ खमेनी की मौत नहीं हुई, इस स्ट्राइक में उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स की भी जान चली गई, जिसमें उनकी बेटी, उनके सन इन लॉ और ग्रैंड डॉटर की भी जान चली गई। इस स्ट्राइक के दौरान सिर्फ टॉप लीडरशिप ही टारगेट नहीं बनी। यूएस और इजराइल बॉम्बिंग्स ने ईरान के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स के कई की फिगर्स को भी एलिमिनेट कर दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद पखपौर, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ग्राउंड फोर्सेस के हेड थे। और सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स ही नहीं, इस जॉइंट ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर आम सिविलियंस पर भी पड़ा। ईरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी के मुताबिक पूरे देश में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 750 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इनमें से सबसे हार्ट ब्रेकिंग था जब साउथ ईस्टर्न ईरान के एक प्राइमरी स्कूल में एयर स्ट्राइक हो गया। इसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद ईरान के अंदर जो रिएक्शन देखने को मिला, एक तरफ मशाद में हजारों लोग अपने लीडर की शहादत में शामिल हुए, जो अली खमेनी का होम टाउन माना जाता है। हजारों सपोर्टर्स हाथ में काले झंडे अली खमेनी के पोस्टर्स के साथ जहां मातम मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो लोग गवर्नमेंट से खुश नहीं थे वो अपने अपने घरों से बाहर आए और अपने आजादी को सेलिब्रेट करने लगे। पिछले कई सालों से जो लोग गवर्नमेंट क्रैकडाउन का शिकार बनते हुए आ रहे थे, उनके लिए रिजिम की मौत एक नए दौर की शुरुआत जैसी थी। पिछले कई महीनों से करंट रिजिम प्रोटेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कई सख्त कदम उठाए। पब्लिक प्रोटेस्ट गैदरिंग्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस को नोटिसेबली बढ़ाया गया, जिसमें कई सारे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिटेन किया गया। 8 से 9 जनवरी के बीच सिर्फ 48 घंटों में ईरान ने अपनी रीसेंट हिस्ट्री का सबसे सीवियर क्रैकडाउन देखा, जो इस इंसिडेंट को और ज्यादा हवा देने वाली थी। इन 2 दिनों के दौरान नेशन वाइड प्रोटेस्ट को फोर्सफुली डिस्पर्स किया गया। ईरानियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 से 35,000 लोग सिर्फ 48 घंटों के अंदर मारे गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लीडरशिप वैक्यूम को भरेगा कौन?
सुप्रीम लीडर अली खमेनी 1989 से ईरान में अल्टीमेट अथॉरिटी होल्ड कर रहे थे। उनकी नॉन प्रेजेंस ने सिस्टम के टॉप लेवल पर एक सिग्निफिकेंट पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। अब तक कोई ऑफिशियल अपॉइंटेड सक्सेसर अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नया सुप्रीम लीडर सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर होती है। ये 88 क्लेरिक्स का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो थियोरेटिकली फाइनल डिसीजन लेती है और इंटरिम पीरियड में गवर्नेंस एक ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क के थ्रू चलाया जाता है। इस वक्त एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियन, जुडिशरी चीफ गोलाम हुसैन मोहसानी और एक सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव के कलेक्टिव पावर सुपरविजन में सरकार चलेगी। लेकिन एनालिसिस का कंसर्न ये है कि ग्राउंड रियलिटी इंस्टीट्यूशनल थ्योरी से बिल्कुल अलग होती है। पर्टिकुलरली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं बल्कि ईरान की इकोनॉमी के बड़े हिस्सों पर भी कंट्रोल रखता है, इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा सकता है। और अगर पावर ट्रांजिशन स्मूथ ना हुआ तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिस्टम और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री डोमिनेंस की तरफ चला जाए। सबसे इमीडिएट रिस्क एक प्रोलॉन्ग्ड रीजनल वॉर का है, जिसमें मल्टीपल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एस्केलेशन कंट्रोल नहीं हुआ तो गल्फ के एनर्जी कॉरिडोर्स, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स और ऑयल सप्लाई चेन्स पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक पॉइंट्स पर टेंशन और ग्लोबल मार्केट्स पर इसका असर ऑलरेडी हो रहा है। ये एक हिस्टोरिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। मिडिल ईस्ट का वो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर जो दशकों से रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड था, अब सीवियर अनसर्टेनिटी के दौर में एंटर कर चुका है।